बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम है न्यूज़ सेशन और मैं हूं उस प्रोग्राम के मेज़बान सिद्रा मुनीर। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम बात करने वाले हैं मिडल ईस्ट की ताज़ा तरीन सूरत हाल के हवाले से, और ख़ास तौर पर अब से कुछ देर पहले ही प्रेसिडेंट ट्रंप की जानिब से ये ऐलान सामने आता है। उनकी जानिब से कहा गया है कि अब से कुछ घंटों में नायब सदर JD वेंस पाकिस्तान इस्लामाबाद पहुंचने वाले हैं। और साथ ही साथ एक और बहुत अहम खबर दी उन्होंने कहा कि अगर ईरानी क़यादत ऐसा चाहे या फिर मुज़ाकरात में मुस्बत पेशरफ्त होती है तो हो सकता है मैं भी पाकिस्तान पहुंच जाऊं। ईरानी क़यादत की अगर हम बात करते हैं तो ईरान की जानिब से मुसलसल ये कहा जा रहा है कि अमेरिका की जानिब से जंगबंदी की खिलाफवर्जी की गई है, इसलिए मैं अब मुज़ाकरात के दूसरे दौर में शामिल नहीं होने वाला। उधर से प्रेसिडेंट ट्रंप मुसलसल जो है वो आने के हवाले से खबरें दे रहे हैं। ईरानी क़यादत कह रही है कि उन्होंने सालिसकार यानी कि पाकिस्तान को बाकायदा तौर पर आगाह कर दिया है कि मैं दूसरे राउंड में शामिल नहीं होने वाला। तीसरा जो अहम मामला है वो है जी आबनाए हुर्मुज़ की नाकाबंदी। ईरान की जानिब से ये कहा जा रहा है कि जो अमेरिका की जानिब से आबनाए हुर्मुज़ की नाकाबंदी की गई है वो सरीहन खिलाफवर्जी है, और साथ ही साथ एक दूसरे की तरफ जो है वो शोला बयानियाँ भी जारी हैं, ईरान की जानिब से भी और अमेरिका की जानिब से भी। और साथ ही साथ ईरान की जानिब से ये भी कहा गया था कि अभी आबनाए हुर्मुज़ बंद है, लेकिन अगर मामलात और हालात मज़ीद कशीदा हुए तो मैं आबनाए बाबुल मंदब को भी बंद कर दूंगा। यकीनी तौर पर वो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट समंदरी रास्ता है जिससे पूरी दुनिया में तकरीबन 5% जो ऑयल है उसकी ट्रांसफ़र होती है। और ये 5% कहने में बहुत छोटा सा 5% ही लगता है, जबकि ऐसा नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ी मिकदार है जिसकी तरसील जब रुकती है तो एनर्जी क्राइसिस जिससे पहले ही हम भुगत रहे हैं। इसी पे बात करेंगे जी। हमारे साथ मौजूद है यासिर रशीद साहब है, सीनियर सहाफ़ी हैं। यासिर साहब, आपको खुश आमदीद कहते हैं, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। यासिर साहब, सबसे पहले तो हमें ये बताइए कि प्रेसिडेंट ट्रंप की जानिब से ये कहा गया है कि अब से कुछ लम्हों में JD वेंस पाकिस्तान पहुंचने वाले हैं, और उन्होंने इशारा दिया कि वो खुद भी आ सकते हैं। ईरान मना कर चुका है, ये मुज़ाकरात किस तरह से आगे बढ़ेंगे फिर? सिद्रा, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स फॉर हैविंग। मौजूदा सूरत हाल अगर देखें तो उसमें आप कुछ दिन पीछे जाना पड़ेगा ताकि आपको आइडिया हो सके कि चल क्या रहा है। सही। क्योंकि कुछ दिन पीछे अगर हम जाएं तो हमें ये मालूम पड़ता है कि मुज़ाकरात का पहला दौर पाकिस्तान के अंदर होने वाला था, और अमेरिका ने ऐलान कर दिया कि वो अपना वफ्द जो है वो पाकिस्तान भेज रहा है, और फिर हमें सुनने को ये मिला कि ईरान की तरफ से कंफर्मेशन कोई नहीं आई। बिल्कुल हमारे हमसाया मुल्क भारत के अंदर इसके ऊपर बड़ी जो है वो दो के साथ खबरें की गई, और उसके अंदर ढिंडोरा ये पीटा गया कि देखिए एक फरीक तो आ रहा है, दूसरे फरीक ने इनकार कर दिया, और पाकिस्तान के ऊपर ईरान तकिया नहीं करना चाहता, क्यों ये मुज़ाकरात का पहला दौर नहीं होगा। सही। तो हमें बाद में ये मालूम पड़ा कि ईरानी वफ्द अमरीकी वफ्द से पहले पाकिस्तान पहुंच गया, जिसका रात गए जाके इस्तेकबाल किया, और अमरीकी वफ्द का हमने दिन की रोशनी के अंदर किया। अभी अगर पूरा सूरत हाल देखें तो आपको फिर इन जो बीच के दिन है इसका जो वक्फा था, इन वक्फों के अंदर आपको एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर देखने को मिली होगी, यानी आसाब की जंग से कहा जाता है, जिसमें जंग मैदान के अंदर लड़ी जा चुकी है और अब सियासी महाज के ऊपर लड़ी जा रही है। सियासी महाज पे किस तरीके से कि अमेरिका के अंदर ट्रंप ने बाकायदा तौर पे एक नैरेटिव अपने अवाम को ये बेच के देना है कि मैंने इस जंग का जो आगाज किया था, मेरे ऊपर जो तुम लोग तनकीद कर रहे हो, मैंने वो तमाम अहदाफ हासिल कर लिए हैं। अब जब मेज बैठे और मेज के ऊपर बैठने के बाद एक तरफ से 10 निकाती एजेंडा आया, दूसरी तरफ से 15 निकाती एजेंडा आया, 5 निकात वो वाले थे जो पाकिस्तान और चाइना ने तय कर रखे थे, 30 निकात गोली तार के ऊपर थे। अब उस पर बैठ के जो गुफ्तगू शुनीद हुई, उससे अब्बास इराक्ची साहब ने एक तासुर दिया था ईरान पहुंचने के बाद। उन्होंने कहा कि हमारा जो एजेंडा था वो तकरीबन पाया तकमील तक पहुंचने वाला था, लेकिन फिर एक लम्हा ऐसा आया कि JD वेंस जो है वो उठ के बाहर गए, वापस आए, और मुतालिबात उनके बढ़ते चले गए, और फिर जो सूरत हाल है वो इख्तिताम पजीर हो गई। सही। इफ्तिखार के काफी है, उन्होंने द वायर इंडिया को जो है वो एक कॉलम जो है वो लिख के दिया, जिसके अंदर उन्होंने इंकशाफ किया कि 12 बार जो राबिता था JD वेंस की तरफ से वो डोनाल्ड ट्रंप से किया गया, एक बार राबिता जो था वो बेंजामिन नेतन्याहू से किया गया। बेंजामिन नेतन्याहू से होने वाले राबिते के बाद ये मामला जो है वो खराब होता दिखाई दिया। अब उसके पसे पर्दा बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि मुमकिनात में से JD वेंस का खुद बराह रास्त राबिता जो है वो बेंजामिन नेतन्याहू से ना हुआ हो, वो राबिता डोनाल्ड ट्रंप से ही हुआ, और डोनाल्ड ट्रंप से बेंजामिन नेतन्याहू का राबिता हुआ, और बेंजामिन नेतन्याहू ने उनको ये कह दिया हो कि लबनान के अंदर हमें अभी कुछ अहदाफ हासिल करना है, इसलिए मरकजी नुक्ते के ऊपर ना पहुंचे, कोई हतमी नतीजा ना दें, वो अहदाफ हासिल कर लें तो फिर उसके बाद जो है वो आप इन चीजों को आगे बढ़ा सकते हैं। अब इसे आप एक साजिशी थ्योरी भी कह सकते हैं,
इसे आप मुमकिनाती मंजरनामा भी कह सकते हैं, कोई भी और नाम दे लें, लेकिन ये बातें गर्दिश कर रही थी और बैनुल अक़वामी मीडिया पर भी गर्दिश की। ठीक है। उसके बाद हाँ जब लबनान, जी जी आप कुछ कहना चाह रही हैं? जी जी यासिर, लबनान की भी जंगबंदी के हवाले से हम बात कर रहे हैं। ये आपस में मामलात किस हद तक जुड़े हुए हैं, और साथ ही मुझे ये भी बताइएगा कि अब जो दूसरा राउंड होने वाला है पाकिस्तान में मुज़ाकरात का, इसका मतलब है कि आगे स्क्रीन पर कुछ और दिखाया जा रहा है और पसे पर्दा कहानी कुछ और चल रही है। सारी बात है, कौन खोल के रखेगा सामने निकाह को, कौन बताएगा कि हमारे अंदर के टर्म्स एंड कंडीशंस कौन कैसी तय पाई। इसमें आपको दाद देनी चाहिए पाकिस्तानी हुकूमत को, उन सालिसों को कि जिन्होंने अपनी जबानों के ऊपर कुफ्र लगाए रखे हैं। इस पूरे मंजरनामे में उन्होंने एक हर्फ अपनी जुबान से निकाला, हमें बहुत तनकीद का निशाना बनाया गया। हमें कहा गया कि कन्वेंशन सेंटर के अंदर मौजूद होते हुए भी पाकिस्तानी सहाफी जो थे वो अंदर की खबरें नहीं ला सके, वो बयान नहीं कर। आप ये अंदाजा लगाएं कि दो ऐसी ताकतें आमने सामने बैठी हैं जो 47 साल से एक दूसरे से अदावत रखती हैं, वो लाके हम तेज पे बिठाई, वो एक दूसरे के सामने अपनी गुजारिशात रख रहे हैं और हम उन गुजारिशात को आके अवाम के सामने लीक कर दें, अब दुनिया को ये बता दें कि इनका तो आपसी मामला ये चल रहा है, तो फिर दुनिया हमारी क्रेडिबिलिटी के ऊपर सवाल उठा रही होती कि हम गैर जानिबदार किस तरीके से थे। इसलिए हमने बहुत मोहतात रवैया अपनाया और बातें बाहर नहीं आई। फिर मीडिया के लिहाज से बातें कुछ और चलती हैं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने अपने तई अवाम को यह बताना है कि मैंने इकदाम सही उठाया था। दूसरी तरफ जो ईरानी हुकूमत है उन्होंने अपने अवाम को यह बताना है कि हमने 40 दिन का जो जबर तशद्दुद मज़ाहमत जो है वो किए रखी है और जबर को बर्दाश्त किया है, तशद्दुद को बर्दाश्त किया है, बर्बरियों को बर्दाश्त किया है और हमने अपने मिसाइल्स चलाए हैं और हमने मज़ाहमत का इशारा बनके या मकावमत का पैगाम पूरी दुनिया को दिया है कि हम एक ऐसी रियासत है जिसके पास ना एटमी हथियार है, जिसके पास ना दुनिया की बेहतरीन फौज है, जिसके पास ना बेहतरीन फज़ाई कुव्वत है। तो हमने 40 दिन ऐसी ताकत को नाक को चने चबाने पर मजबूर किया है कि जो अपने बेहतरीन तैयारा बरदार बहरी जहाज लेके आई थी और हमने 17 मुख्तलिफ जावियों से उसके ऊपर हमले किए, 111 मिसाइल उसके ऊपर बरसाए और वो अपनी जगह छोड़ के पीछे हटने पर मजबूर हुआ। उसने भी तो अपने अवाम को ये बताना है कि मैंने ये जो जंग लड़ी है, मैंने घुटनों टेकने के लिए तो नहीं लड़ी, मैंने इस जंग के बाद जाके अपने यूरेनियम के हवाले करने की बातें तो नहीं कर दी। मैंने उनको ये तो नहीं कहा कि मुझे मेरा साथ मेरी दुनिया में अगर तुमने करके रखे हुए हैं तो उनको वहीं पे रखो, हम घुटने टेकते हैं, आप हमारे माई बाप है, हमको छोड़ दे, हमें जाने दे। तो उन्होंने भी अपना एक नैरेटिव बनाना है। तो जो टेबल के ऊपर बात हो रही है वो अभी दुनिया के सामने नहीं आएगी, उसकी शिकवार चीजें दुनिया के सामने नहीं रखी जाएंगी। इसीलिए ईरान ये कहता है, ईरान ने पिछले दिनों यह भी डिमांड की कि अगर आपने मुज़ाकरात ही करने हैं तो फिर दुनिया भर का मीडिया बुलाइए, उनकी स्क्रीन्स ऑन कीजिए, लाइव पूरी दुनिया को दिखाइए कि आप हमारे सामने मुतालिबात क्या रख रहे हैं और हम उसके जवाब में आपको क्या कह रहे हैं। अब इसको मानने को अमेरिका कतई तौर पे तैयार नहीं होगा। तो इसलिए लफ्जी जंग समझिए, इस वक्त जो लफ्जी जंग हो रही है, क्योंकि इससे पहले तुर्की के वज़ीर खारिजा बाकायदा तौर पे ये कह चुके हैं कि इनके आपसी मामलात तय हो गए हैं, ये किसी ना किसी नतीजे में पहुंचेंगे। अब ये नहीं है कि दुनिया की सुपर पावर होने के दावेदार रियासत अपने तमाम तर हरकारे जो है वो पाकिस्तान की तरफ दौड़ा दे के जाओ बेटा वहां पे जाके बैठ जाओ और वहां पे जाके बातें करो। इसका मतलब ये कि पसे पर्दा बहुत सी चीजें तय हैं, उसका आउटकम या उसको हतमी शक्ल जो है वो यहाँ पे आके देंगे। ठीक, यासिर रशीद हमें यह भी बताइएगा कि जिस तरह से आपने कहा कि दोनों साइड ही बयानियां बनाने की कोशिशें इस वक्त की जा रही हैं, अपनी आवाम को एतमाद में लेने की कोशिश की जा रही है कि हम जंग जीते हैं, हमने अपनी बात मनवाई है, हमने अपने नकात मनवा लिए हैं, हमने जो तजावीज़ पेश की थी हम एक कदम पीछे नहीं हटे और हमने अपनी पूरी बातें मनवा के वहाँ से उठे। क्या आज के दौर में बयानियाँ बनाना इतना आसान है कि हम लोगों को आसानी से बेवकूफ़ बना सकें कि जैसा हम कहें वो मान जाएंगे? और दूसरा इम्पॉर्टेंट पॉइंट, प्रेसिडेंट ट्रंप ने इशारा दिया है कि वो भी पाकिस्तान आ सकते हैं, मतलब कि वो आ रहे हैं और उनका पाकिस्तान आना कितनी बड़ी बात है, सुपर पावर का पाकिस्तान आना। अच्छा, ये बड़ी बात हमारे लिए नहीं है। एक तो चीज हमारे लिए स्टेटस के तौर पे देखें तो वो तो हमने अपना काम जो करना था कर लिया और हमने उसमें भी जो फूंके मारी जा रही थी उम्मीद के उस दिए के ऊपर हमने उसका भी बेच बचाव करा के हमने इनको टेबल के ऊपर लाके बिठा दिया। डोनाल्ड ट्रंप आएंगे पाकिस्तान, हाँ, उनके आने की कई वजूहात हैं। डोनाल्ड ट्रंप को एक अपने अवाम को यह बताना है कि मैंने जो $1 ट्रिलियन तुम्हारे स्टेक पे लगा दिए, जो इजराइल के कहने के ऊपर मैं जंग के अंदर कूदा, तो मैंने 47 साल के अंदर जो मुख्तलिफ सुदूर नहीं कर सके वो मैंने किया। हाँ, उसको एक नई नैरेटिव वॉर बना के अपने अवाम के अंदर बेचा जाएगा, मीडिया में इन्वेस्ट किया जाएगा और हमने
दिनों में ये देखा कि मगरबी मीडिया में उसको बेचने की कोशिश की गई, लेकिन मगरबी जो हुकूमतें हैं वो पॉलिसी टो नहीं कर रही अमेरिका की। इस वजह से डोनाल्ड ट्रंप को अपनी साख बचानी है, उनको अपना अगला मिड टर्म इलेक्शन बचाना है, उनको अपने मेगा का प्रोजेक्ट बचाना है, जिसमें मेक अमेरिका ग्रेटर अगेन जो है उसकी पॉलिसी आगे लेके चलनी है। उन्हें साथ ही साथ अपनी रैथ्यून को बचाना है, जो उनकी असलहा डील कंपनी है। उन्हें साथ ही साथ अपनी लॉकहीड मार्टिन को बचाना है, जिसकी बिलियन और ट्रिलियन डॉलर्स की इंडस्ट्री इस वक्त स्टेक के ऊपर लगी हुई है, कि जब आपके F-35, F-18, F-15 जो है और आपके 10A तैयारे जो हैं और आपके ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर्स जो हैं वो जमीबोस होने की दावेदारी हो और पूरी दुनिया उसके ऊपर थू थू कर रही हो कि ये थी दुनिया की सबसे बड़ी फजाई ताकत, ये था अमेरिका, ये थे ट्रिलियन डॉलर्स के मंसूबे के, जिसने दुनिया को ये बेचा कि अगर तुम हमारे तैयारे के अंदर बैठे हुए होगे तो हमारे तैयारे को दुनिया का कोई भी डिफेंस सिस्टम जो है वो निशाना नहीं बना सकता। तो उनको वो सारी की सारी साख बचानी है और आके ये कहना है कि देखें मैंने अपने लिए भी अच्छा किया, मैंने ईरान के लिए भी अच्छा किया है, मैं ईरान को तोहफा देके जा रहा हूं, मैं ईरान को फिर से ग्रेट बना रहा हूं, मैं ईरान की मईशत को खोलने वाला हूं, ये मेरे सिवा कोई और नहीं कर सकता। अगर वो अमेरिका की साख नहीं बचा सकते तो वो ईरान का एक नया नैरेटिव बनाएंगे कि मैंने ईरान को फिर से ग्रेट बनाने का इक़दाम किया है, मैंने ईरान को उनकी जौहरी अफसूदगी से बचाया है, मैंने उनको माशी बदहाली से बचाया है, मैंने उनको दुनिया के अंदर लगी हुई सैंक्शन से बचाया है, मैंने उनको एक खुला रास्ता दिया है कि वो दुनिया के साथ अपनी तजारत को बेहतर कर सकें, मैंने उनकी वो टॉप टियर लीडरशिप खत्म कर दी है जो बैठ के बात करने को तैयार नहीं थी। अब उनके जो लोग बैठ के बात करने को तैयार है ये मेरे ही मरहूने मिन्नत है। तो उन्हें ये बताने के लिए, ये नैरेटिव बनाने के लिए पाकिस्तान आना पड़ेगा, अगर तो ये हतमी नतीजे तक मुज़ाकरात पहुंचते हैं। दूसरी तरफ अगर ईरान को देखें तो उसका मंजरनामा और है। अगर आप उसमें से कोई सवाल करना चाहती हैं तो आप सवाल कर सकते हैं। यासिर रशीद, आपने कहा कि प्रेसिडेंट ट्रंप पाकिस्तान आएंगे तो उनका बयानिया स्ट्रांग भी होगा और जिस तरह से वो कहेंगे कि मैं ईरान से पाबंदियां हटा दी, पूरी दुनिया में उसको ओपन कर दिया। मुझे ये बताइए, प्रेसिडेंट ट्रंप जिस तरह से आपने कहा कि उनकी टॉप लीडरशिप, आयतुल्ला खामनाई को शहीद कर चुके और उनके जो कमांडर थे, कमांडर इन चीफ थे जो उनकी फ़ौज के, उनको भी शहीद कर चुके। पहले ही प्रेसिडेंट ट्रंप कह चुके हैं कि जो मौजूदा क़यादत है ये अच्छे लोग हैं, इनसे बात की जा सकती है, बिल्कुल ये एक इशारा मिल सकता है। दूसरी इंपॉर्टेंट पॉइंट मुझे ये बताइए कि कौन कौन से मामलात ईरान के हल हो जाएंगे या सुन ली जाएंगे? क्या आबनाए हुर्मुज़ का प्रॉपर कंट्रोल ईरान के पास होने जा रहा है? क्या जो वहाँ पर टोल लगाने की खबरें गर्दिश कर रही हैं, ईरान डिमांड कर रहा है, उसको मान लिया जाएगा? यूरेनियम इनरिचमेंट इजाज़त मिल जाएगी, जैसे पहले 60% की इजाज़त है वही चलेगी, या फिर वाकई ही ईरान अमेरिका की मान लेगी? अच्छा, आपने कई सवाल किए हैं इसके अंदर। एक सवाल तो है कि ईरान की कौन सी बात मानी जाएगी, अभी के लोग जो है वो बात करने वाले। मैं इससे बात का आगाज करता हूँ। सही। जो पुराना डेलीगेशन था ओमान के अंदर वो कौन था? क्या अब्बास हिराक्ची उसके अंदर मौजूद नहीं थे? वो मौजूद थे, तो बात तो तब भी हो रही थी। मोहम्मद बाकिर कालिबाफ कौन है जिनके जरिए वो बातचीत करना चाहते हैं? तो मोहम्मद बाकिर कालिबाफ से ज्यादा सख्त बयानात कौन दे रहा है ईरान के अंदर बैठा हुआ? कोई भी नहीं दे रहा। तो लोग तो ये वही थे, नए लोग तो नहीं लाए। वो जो लाना चाहते थे, जिसको या तो उसे लाके बिठाया होता और उससे कर लेते बात, और कह देते मैं शाह का खानवादा जो है वो उठा के ले आया हूं और ईरान के ऊपर अब बैठाऊंगा और अब शाह का तख्त जो है उसकी ताजदारी जो है वो यहाँ पे चलती रहेगी। तो ऐसी सूरत हाल तो नहीं है। एक तो यहाँ पे एक काउंटर नैरेटिव जो है वो ईरान की तरफ से ये दिया जा रहा है कि हमारे लोग तो वही हैं, जहन वही है, नजरिया वही है, सोच वही है, पैगाम वही है, वही जुड़े हुए हैं जो बटे नहीं है। सही। दूसरी बात ये है टॉल के हवाले से। टॉल के हवाले से बैनुल अक़वामी कवानीन क्या कहते हैं कि अगर तो खुद साख्ता आपने कोई जगह बनाई हो या जैसे नहर सुएज है, अगर आपने वो बनाई हो तो आप उस पर टॉल वसूल कर सकते हैं। अब ईरान दूसरी बात इसकी कर रहा है। ईरान ये नहीं कह रहा कि आप यहां से गुजरेंगे तो हम इसका टॉल वसूल करेंगे, क्योंकि ईरान को ये पता है कि बैनुल अक़वामी कवानीन के तहत वो ऐसा कर नहीं सकता, और अगर ऐसा करेगा तो मुस्तकबिल के अंदर ये जो ताकतें उसकी इस वक्त हिमायती बनी हुई हैं या उसकी हम आवाज बनी हुई है या अमेरिका के मुखालिफ आवाज उठा रही है, ये भी उसके मुखालिफ हो जाएंगी। वो इस पे एक नया नैरेटिव लेके आया है। वो ये कहता है कि हम सिक्योरिटी फराहम करेंगे। सिक्योरिटी कैसे? कि 34 जो नॉटिकल 34 किलोमीटर का वो एरिया है जो आबनाए हुर्मुज़ का है, 17 किलोमीटर जो है वो ईरान की हुदूद के अंदर है, 17 किलोमीटर जो है वो ओमान की हुदूद के अंदर है। ये दोनों उसकी निगरानी कर सकते हैं। वो ये कहते हैं कि हम आपको यहाँ पे सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे, यानी मुस्तकबिल के अंदर जाके यहां से गुजरने वाला जहाज अगर किसी मुश्किल में आता है
तो उसकी जिम्मेदारी हमारी होगी। यानी वो एक इंश्योरेंस पॉलिसी दे रहे हैं कि इस एरिया गुजरते हुए जो टैक्स वसूल किया जाएगा हम उसे एक सिक्योरिटी पॉलिसी के तनाजुर में वसूल करेंगे। लेकिन अमेरिका हो सकता है कि इस पर भी आमादगी का इजहार ना करे। अमेरिका क्या कर सकता है? अमेरिका ये कर सकता है कि उनके जो मुंजमद असासे हैं जो कई ममालिक के अंदर मौजूद हैं, वो उनकी बहाली के लिए कह दे कि बतदरीज इन्हें बहाल कर दिया जाएगा। वो फौरी तौर पे भी बहाल नहीं होंगे, उन पे कई साल लग सकते हैं, क्योंकि इब्तदाई तौर पे 2015 के अंदर भी जब असासे बहाल किए गए थे और कतर में किसी दूसरे मुल्क से उठा के जो डिपॉजिट्स किए गए थे वो इसी बुनियाद पे किए गए थे कि अद्वियात के नाम पे इन्हें जारी किए जाएंगे, खुराक के नाम पे जारी किए जाएंगे, क्योंकि दुनिया ये कहती है कि अपने प्रॉक्सीज के ऊपर खर्च करेंगे। ईरान का वहां पे क्लेम ये है कि मेरा पैसा मैं जहां पे चाहूं खर्च कर सकता हूं, आप कौन होते हैं मुझे डिक्टेट करने वाले। तो इस यमन के अंदर वो पाबंदियां थोड़ी सी हट सकती हैं। जहां तक बात है यूरेनियम की, यूरेनियम के हवाले से ईरान पहले ही ये कह चुका कि हम अपनी यूरेनियम की हद को नीचे ले आएंगे। वो ओमान में भी कह चुका था, वो जनेवा के अंदर भी कह चुका था। अब उसके ऊपर अमेरिका अगर ये कहे कि मैं इनकी यूरेनियम की हद नीचे ले आया हूं, तो ये अभी तो मौजूदा मुमकिनात में से नहीं है। दुनिया इतनी भी अंधी नहीं है, ये इतनी भी बहरी नहीं है। दुनिया पढ़ती है, देखती है, सुनती है कि बैनुल अक़वामी सतह के ऊपर क्या बातें हो रही हैं। तो उन्होंने देखा, पढ़ा, सुना कि ईरान पहले भी इस पे आमादा था। हाँ, अब जहां तक बात इसकी हद को कम कौन करेगा, ये एक बुनियादी सवाल है कि क्या ईरान अमेरिका के हवाले कर देगा? कतई तौर पे नहीं करेगा। हाँ, ईरान किसी तीसरे मुल्क के हवाले कर देगा। ईरान के अंदर मौजूद जो सोर्सेज हैं, मेरी गाहे बगाहे रोजाना की बुनियाद के ऊपर उनसे बातें होती रहती हैं, वहां से ये तासुर मिलता है वो ये है कि 1 से 2 मुल्क जो है ऑप्शंस के तौर पे रखे जा सकते हैं, जिसमें पाकिस्तान भी हो सकता है। लेकिन मुझे जाती तौर पे ये लगता है कि पाकिस्तान शायद ये बार ना उठाए। हाँ, रशिया ये बार उठा सकता है। वो ये होगा कि मुंतकली इसकी वहां पे होगी, इसकी जो 60% हद है उसको डायलूट किया जाएगा, इसको 3.5 के ऊपर या 5% के ऊपर लाया जाएगा, जहां पर वो अपने शोबा तिब के अंदर इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी इलाज के गर्ज से और मेडिसिन बनाने के गर्ज से, और उसके साथ साथ जो एटमी जो बिजली है उसके बनाने की हद तक इसको ले आया जाएगा। और वो एक टाइम फ्रेम उसका तय होगा कि कितने टाइम फ्रेम में इसको डायलूट करके वापस ईरान के हवाले किया जाएगा। तो ये मुमकिना सा एक मंजरनामा दिखाई देता है। ये तो वैसे ही है, ये वही चीजें हैं जो इस वक्त हमें दिखाई दे रही है, ये मुमकिन ऑप्शन दिखाई दे रहा है। पसे पर्दा क्या चीजें चल रही हैं ना वो आप जान सकती है, ना मैं जान सकता हूं, ना पाकिस्तान को कोई एक साफी लाके मुझे यहाँ पे बैठा के कह दे कि भाईजान मेरे पास ये पूरा मुसव्विदा तैयार है, इस पे ईरान राजी है, इस पे अमेरिका राजी है, कोई नहीं बता सकता। ये हाँ, हालात ठीक है यासिर रशीद, बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद रहे और आपने डिटेल बताया कि आने वाले मुज़ाकरात में कौन कौन सी पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, कौन कौन सी शराइत हैं जो कि ईरान की क़यादत की जानिब से मानी जा सकती हैं, और कौन कौन से ऐसे मामलात हैं जहां पर प्रेसिडेंट ट्रंप या फिर अमरीकी क़यादत अपने आप को एक बंद गली में महसूस कर रही है और रास्ता ढूंढ रही है कि उनको हर सूरत यहाँ से निकलना है, क्योंकि नवंबर में जो मिड टर्म इलेक्शन होने वाले हैं वो यकीनी तौर पर प्रेसिडेंट ट्रंप के आने वाले वक्त पर बहुत ज़्यादा असरअंदाज हो सकते हैं। एक ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, मज़ीद टॉपिक्स पर बात होगी।